हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। हम करते हैं कक्षा 11वीं फिजिक्स के प्रश्न बैंक के अध्याय 13, जिसका नाम है अणुगति सिद्धांत का सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इसका कुछ सॉल्यूशन प्राप्त किया था। अब हम करते हैं इसके आगे आने वाले क्वेश्चन का हल। शुरुआत करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 21 से, जो कि हमसे पूछा गया है कि गैस का दाब किस प्रकार उत्पन्न होता है, यानी कि गैस में दाब किस प्रकार से बनता है, ये हमें आंसर बताना है। तो इसका आंसर थ्योरेटिकल है, इस प्रकार से कि जब किसी गैस को किसी बर्तन के अंदर बंद कर दिया जाता है तो गैस के द्वारा बर्तन की दीवारों पर दाब डाला जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई बर्तन है ना, ये क्या है, ये कोई बर्तन है। इस बर्तन में हमने क्या कर दिया, गैस को इसके अंदर डाल दिया, और डालने के बाद इसका जो ऊपरी वाला जो सिरा था, यानी कि मुंह था इसका, वो बंद कर दिया। अब जैसे हमने इस पर इसका जो मुंह है वो बंद करा, तो गैस क्या करती है कि गैस इसकी जो दीवारें होती है उस पर बल डालती है, दाब डालती है। तो वास्तव में गैस के अणु अपनी अनियमित गति के दौरान बर्तन की दीवारों से टकराते रहते हैं। अभी जो इसके कण रहते हैं क्या करते हैं, ये अपने किसी भी वेग से इस बर्तन की चारों दीवारों पर क्या करते हैं, ये अनियमित रूप से गति करते रहते हैं और टकराते रहते हैं। जब कोई अणु दीवार से टकराकर लौटता है तो उसका संवेग परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है इनमें कि जैसे ही मान लीजिए यहाँ ये वाला कण था, ये इधर से इधर टकराया, और टकराने के बाद जैसे ही ये इधर की ओर मुड़ा तो इसके संवेग में परिवर्तन हो गया। तब संवेग संरक्षण के नियमानुसार उतना ही संवेग दीवार से हस्तांतरित हो जाता है। मतलब क्या होता है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो उतना ही संवेग क्या होता है, इस पर आ जाता है। तो न्यूटन की द्वितीय द्वितीय नियमानुसार क्या होता है कि दीवार के संवेग में परिवर्तन दीवार पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यानी कि क्या कर रहे हैं, गैस के अणु दीवार पर बल डाल रहे हैं, क्योंकि दीवार पर असंख्य परमाणु टकराते रहते हैं, और यहाँ पर जो गैस के अणु हैं उनकी संख्या असंख्य है, और ये असंख्य ही परमाणु के असंख्य ही जो कण होते हैं क्या करते हैं, इसकी दीवारों पर क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। अतः दीवार पर एक साथ एक स्थायी बल आरोपित होता रहता है, और दीवार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला यह बल ही क्या कहलाता है, गैस का दाब कहलाता है, या फिर गैस का दाब होता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर यह बनता है। उसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए, प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर पूछा गया है। सिद्ध कीजिए कि P बराबर 1/3 रो सी बार स्क्वायर। क्या है ये, सी बार स्क्वायर है ना, सी इनवर्स नहीं है, ये सी बार स्क्वायर है। अब सी बार क्या होता है, तो ये वर्ग माध्य मूल वेग है। क्या है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पी यानी कि आप जानते हैं दाब है, रो, इस रो को बोलते हैं, रो को क्या बोलते हैं, आयतन घनत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो को घनत्व, रो को घनत्व बोला जाता है। जो सी बार है, क्या है ये, सी बार है, इसको बोलते हैं वर्ग माध्य मूल वेग। क्या बोलते हैं इसको, वर्ग माध्य मूल वेग की गैसों के लिए है। तब तो यहाँ पर हमें बताना है कि पी बराबर जो होता है 1/3 होता है रो सी बार स्क्वायर के। ठीक है, और इसको हम दर्शाने के लिए हम यूज़ करेंगे गैस के अणुगति सिद्धांत का सूत्र। इसका यूज़ करेंगे हम गैस के अणुगति सिद्धांत का सूत्र। और आपको ये जो सूत्र है वो अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि आगे आने वाले जो डेरिवेशन है सारे के सारे इसी सूत्र से होने वाले हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत से, जैसा कि पाठ के नाम है, अणुगति सिद्धांत से किसी गैस द्वारा आरोपित दाब, तो अणुगति सिद्धांत के अनुसार किसी गैस द्वारा जो आरोपित दाब होता है उसका सूत्र होता है P बराबर एम एन सी बार स्क्वायर बटे 3V। क्या सूत्र होता है, एम एन सी बार स्क्वायर बटे 3V। आप चाहें तो इस 3V को ऐसा भी लिख सकते हैं, या P बराबर 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर बटा, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पर लिख सकते हैं।
यहाँ पर जो m है ना, मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ m जो है ये एक अणु का द्रव्यमान कहलाता है, यानी कि अणु का द्रव्यमान है। n इसमें उपस्थित मोलों अणुओं की संख्या होती है। c बार यहाँ पर इसका वर्गमाध्य मूलमान है, और जो v है ये उसका आयतन है। अब देखिए यहाँ पर एक और सूत्र बनता है, ये हमें ध्यान रखना है कि चूंकि जो गैस का द्रव्यमान है, क्योंकि जो गैस का, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्योंकि गैस का द्रव्यमान कितना है, तो जितने उसके कण है और जिसके उसका द्रव्यमान है प्रत्येक कण का, उन दोनों के इंटू के बराबर है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट कर सकते हैं। इनके स्मॉल m इंटू n क्या हो जाएगा, कैपिटल M, यानी कि गैस का द्रव्यमान हो गया। तो गैस का घनत्व क्या होगा, इसलिए गैस का घनत्व, हम घनत्व क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूफ में रो लेके आना है, घनत्व लेके आना है। तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो गैस का द्रव्यमान हम रो मान लेते हैं, और द्रव्यमान क्या है गैस का, तो कैपिटल M है। क्या है, कैपिटल M है बटे आयतन V है। उस M की जगह हम ये mn कर सकते हैं, तो mn बटा V, तो ये क्या बन गया, ये रो बन गया, घनत्व बन गया। इस मान को क्या करेंगे हम, इस मान को, ये जो mn बटे V आया है, इसकी जगह हम ये रो रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तब उपर्युक्त मान समीकरण 1 में रखने पर, ये मान क्या कर रहे हैं हम, 1 में रख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रो है, ये P है, तो P बराबर 1/3 एज इट इज रखेंगे, तो 1/3 हो गया। mn/v, तो देखिए mn/v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रो लिख सकते हैं, तो ये हो गया रो। और c बार स्क्वायर एज इट इज है, तो c बार स्क्वायर, देखिए आप यहाँ पर जो हमें प्रूफ करने के लिए बोला था वो यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो ये इसका आंसर आ गया, और हमें जो है यही सिद्ध करना था, तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में हमें क्या सिद्ध करने के लिए या क्या क्वेश्चन बताया गया है। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा यानी कि E का 2/3 होता है, ये E है, गतिज ऊर्जा मतलब E 2/3 गुना होता है, ये हमें बताना है। या अथवा इस प्रश्न को इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि P बराबर 2/3 E, यानी P दाब है यहाँ पर, और E गतिज ऊर्जा है, जहाँ संकेतों के अर्थ सामान्य है। तो यहाँ पर भी आपको जो अणुगति सिद्धांत है उसके सूत्र का यूज़ कर लेना है, जैसा कि हमने इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें किया था। तो हम यहाँ लिखते हैं गैस के अणुगति सिद्धांत से गैस द्वारा आरोपित दाब, गैसों के अणुगति सिद्धांत से गैस द्वारा आरोपित दाब, तो दाब का सूत्र अभी हाल हमने लिखा है इसके पहले वाले सवाल में, जो है P बराबर 1/3 है ना, 1/3 mn/c² बटा V। इस सूत्र को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या लिखा हमने सबसे पहले, तो सबसे पहले अणुगति सिद्धांत के द्वारा जो गैस द्वारा आरोपित दाब होता है उसका सूत्र आपको लिख लेना है, जो कि होता है P बराबर 1/3 mn/c² बटा V यानी कि आयतन, M यानी कि उसका द्रव्यमान, n उसमें कणों की संख्या, और c बार उसका वर्गमाध्य मूलमान। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जहाँ हमने द्रव्यमान और घनत्व का मान लिखा था, तो यहाँ भी हम इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि गैस का द्रव्यमान, क्योंकि
गैस का द्रव्यमान क्या है, तो गैस का द्रव्यमान बराबर है m इंटू एन के। क्या है, m इंटू एन के। जहाँ हमने कैपिटल M लिया था तो यहाँ कैपिटल M हम कर सकते हैं, तो ये है यहाँ पर का मान है। इसलिए जो गैस का घनत्व है, तो गैस का घनत्व है द्रव्यमान बटे आयतन, इसका सूत्र होता है, तो ये रो बराबर हो जाएगा द्रव्यमान यानी कि mn बटा आयतन यानी कि b। यहाँ पर ये हो गया। इस मान को वापस से आप समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। उपयुक्त मान को समीकरण 1 में रखने पर इस मान को हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो देखते हैं जब हम समीकरण नंबर 1 में इस मान को लिखेंगे तो ये समीकरण का रूप किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है, देखते हैं। तो ये बन जाएगा P एज इट इज़ रहेगा, 1/3 एज इट इज़ रहेगा, mn/v। तो mn/v के जगह आप क्या कर देंगे, रो को लिख देंगे। तो यानी कि ये रो लिख दिया और c बार स्क्वायर एज इट इज़ है, यानी कि पहले के जैसा हमें यहाँ पर मान प्राप्त हो गया। अब सामने हमें क्या लेके आना है, e लेके आना है। क्या लेके आना है, e लेके आना 2/3 में। तो e कैसे लेके आएंगे, तो e गतिज ऊर्जा यदि हमें गैस की निकालनी होती है तो यहाँ पर e का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 रो सी बार स्क्वायर। जैसा कि आपका सिंपल गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है सिंपल गतिज ऊर्जा का, मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि ये होता है सिंपल गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 1/2 mc²। क्या होता है, 1/2 mc² या mv²। प्रकाश की चाल यदि हम v मानते हैं, जो वेग है पदार्थ का कण का वो v मानते हैं, तो जो गतिज ऊर्जा है, क्या है, गतिज ऊर्जा है सामान्य पदार्थों की वो होती है 1/2 mv²। तो सेम वैसे ही जो गैस की गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 1/2 रो सी बार स्क्वायर। तो आप देखिए यहाँ पर रो सी बार स्क्वायर तो आ गया, आगे हमें क्या लाना है, 1/2 लाना है। तो लेकिन यहाँ 1/2 नहीं है, तो 1/2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस 2 से इंटू भी करते हैं, इस 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2/2, 2 से इंटू 2 से डिवाइड इंटू 1/3 रो c²। अब देखिए इसको तो हम 1/2 कर लेते हैं और ये 3 आगे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा p बराबर 2/3 इंटू 1 इंटू 2। हाँ, यहाँ पर 2/3 कर लेते हैं इंटू यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रो सी बार स्क्वायर। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। तो ये हो गया p बराबर 2/3 और ये बन गया ई। और हमें आंसर में यही लेके आना था, हमें क्या करना था, आंसर में यही लेके आना था। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सिद्ध करना था और ये यहाँ पर आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर लगाया गया दाब होता है वो प्रति एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है, या ये जो सिद्ध करने के लिए बोला गया था कथन वो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 जो कि पूछा गया है कि गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। माध्य गतिज ऊर्जा यानी कि ई हमें बतानी है, उसके परम ताप यानी कि टी के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि हमें यहाँ पर पी समानुपाती टी या पी अनुक्रमानुपाती टी लेके आना है। अथवा इसी का क्वेश्चन ये इस प्रकार से भी एग्जाम में आ सकता है, दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम है, एज इट इज़ है। क्या है कि सिद्ध कीजिए कि गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा ई बराबर 3/2 के टी होती है। अब यहाँ पर इन दोनों का संबंध कैसे है हम ये जान लेते हैं। तो देखें ई यानी कि गतिज ऊर्जा है और यहाँ पर पी नहीं, यहाँ ई है। ई समानुपाती टी लेके आना है। क्या लेके आना हमें, ई समानुपाती या ई अनुक्रमानुपाती टी लेके आना गतिज ऊर्जा। यहाँ पर ई है, ठीक है,
यहाँ पर टी है, ये टी बीच में समानुपाती है, तो यहाँ पर ये 3/2 के कहाँ गया? तो देखिए 3/2 संख्यात्मक मान है, मतलब ये नियत होता है, फिक्सेशन इसका मान होता है, इसलिए हम इसको अचर मानते हैं। तो समानुपाती अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाते समय जो नियतांक होता है, जो नियत मान होता है, वो नहीं आता। के, इस के को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक। क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमैन नियतांक इसे बोला जाता है। और बोल्ट्जमैन नियतांक का जो मान है, खुद नाम में नियतांक आ रहा है, यानी कि फिक्स मान है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा ई अनुक्रमानुपाती टी, जो कि इस कथन के अकॉर्डिंग ही है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। सबसे पहले गैस का अणुगति सिद्धांत लेना है आपको, और इस पर जो दाब आरोपित होता है गैस द्वारा, वो स्टेटमेंट आपको लिख देना है, और उसके लिखने के बाद आपको यहाँ पर सूत्र लिख देना है, जो कि होता है P बराबर, क्या होता है? P बराबर 1/3 mn C बार स्क्वायर बटा V, ये फॉर्मूला होता है। इसको अच्छे से आपको लर्न कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सारे मान बता देना कि m क्या होता है, n क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमने स्टार्टिंग में किया था, वहाँ पर हमने पहले में किया था। m क्या होता है? तो ये एक अणु जो कण होता है उसका द्रव्यमान होता है, n उसमें कणों की संख्या होती है, c भार माध्य वर्ग माध्य मूल मान होता है यह, और v उस गैस का आयतन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए समीकरण नंबर 1, इसको हमने दे दिया, और यहाँ पर सारे मान आप बता दें कि m क्या होता है। लिख देते हैं हम दोबारा। m यानी कि क्या होता है? ये एक अणु का द्रव्यमान है। हम गैस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम गैस की बात कर रहे हैं। और n क्या होता है? n बराबर होता है v आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है। v आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या होती है। c बार क्या होता है? तो c बार होता है वर्ग माध्य मूल एक, ये सारे मान होता है। p यानी कि दाब होता है। p यानी कि क्या होता है? दाब होता है। हम इस क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। v का इंटू हम इस p के साथ करेंगे, क्या हो जाएगा? pv बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा pv बराबर 1/3 mn c बार स्क्वायर। क्या होगा? mn c बार स्क्वायर, ये यहाँ पर इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद देखिए समीकरण नंबर, इसको हम 2 दे देते हैं, और यहाँ पर हम लेके आ जाते हैं गैस समीकरण से, यानी कि जो आदर्श गैस समीकरण है उसका हम यहाँ यूज़ करते हैं, परंतु गैस समीकरण से अब 1 मोल के लिए गैस समीकरण क्या होती है? तो ये होती है PV बराबर RT। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ये भी PV है, ये भी PV है। जब दोनों में LHS वाला जो पार्ट है वो सेम है, तो हम इन दोनों का कंपेरिजन कर लेते हैं। तो समीकरण 3 व समीकरण 2 से 2 की तुलना करने पर हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने 2 और 3 का कंपेरिजन यहाँ पर किया है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 1/3 mn c बार स्क्वायर बराबर RT मिल गया। क्या मिल गया? 1/3 mn c बार स्क्वायर बराबर RT हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए गतिज ऊर्जा लेके आनी है। यहाँ पर क्या लेके आनी है? गतिज ऊर्जा लेके आनी है। तो ये E बराबर क्या होता है? ये होता है, यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया है m, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 mc स्क्वायर। c यानी कि यहाँ पे जो वेग है वो c बार है, तो c बार स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए अब 1/3 है, जबकि हमें क्या लाना है? 1/2 mc बार स्क्वायर लाना है। इस n को तो हम इधर भेज देंगे, है ना? तो m को इधर भेज देंगे, और n/3 है यहाँ पर,
हम इसको 1/2 बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें एक बार हम। 3 भी नहीं लाना है, 3 को भी इधर भेज दें, एन को इधर भेज दें, तो ये बन जाएगा MC² बराबर 3RT/n। क्या बन गया? 3RT/n बन गया। 1/2 का दोनों पक्षों में हम इंटू कर देते हैं, तो ये बन गया 1/2 MC² बराबर 1/2 का इंटू इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 R/n t। अब मैंने यहाँ पर R/n को अलग लिखा है। क्यों लिखा है अलग? आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि R/n एक नियतांक होता है जिसे बोल्ट्जमैन नियतांक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमैन नियतांक बोला जाता है। क्योंकि R/n क्या होता है? ये होता है स्मॉल के, तो बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक। इसकी जगह भी हम इसका यूज़ कर लेंगे। और ये 1/2 MC² ये क्या बन गया? ये E बन गया। तो हम बोल सकते हैं E बराबर 3/2 KT। देखिए, जो सेकंड क्वेश्चन था उसका आंसर हमें यही लेके आना था, है ना। ये सेकंड वाले क्वेश्चन जो इसमें अथवा में दिया गया था उसमें हमें ये लेके आना था, वो लेके आ गए। और फर्स्ट के अनुसार E प्रोपोर्शनल टू T लेके आना है। तो देखिए, तो भी हम प्राप्त करते हैं किस प्रकार से आएगा ये मेन आंसर हो गया। एक बार तो ये हो गया सेकंड वाले के लिए प्रूव। और फर्स्ट वाले के लिए लाना था, अर्थात करके आप लिख सकते हैं कि यहाँ E गतिज ऊर्जा है, 3/2 फिक्स मान है, K फिक्स मान है, T टेम्परेचर पर निर्भर करेगा, तो ये E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T। अर्थात हम बोल सकते हैं, अतः गैस के अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं जो पूछा गया है यहाँ पर। गैस के अणुगति सिद्धांत के आधार पर परम शून्य की व्याख्या करना है कि परम शून्य आखिर होता क्या है। तो ठीक इसको भी आपको जो इसके जस्ट पहले वाला जो डेरिवेशन था इसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। किस प्रकार से, मैं इसको आपको थोड़ा फास्ट वे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको जो गैस का अणुगति सिद्धांत है उसका सूत्र यहाँ प्रयोग करना है। तो उसके सूत्र से क्या होता है कि P बराबर होता है 1/3 MnC/² उसके बाद यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना है, तो ये बन जाएगा PV बराबर 1/3 MnC/²। इसको आप समीकरण नंबर 1 या 2 दे सकते हैं। यदि आपने इसको 1 दिया है तो इसको आप 2 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको गैस समीकरण लगानी है। क्या लगानी है? गैस समीकरण लगानी है, आदर्श गैस समीकरण, जो कि होती है PV बराबर RT। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या हो जाएगी? PV बराबर RT। समीकरण 1 में भी PV है, समीकरण नंबर 2 में भी क्या है? PV है। तो आप समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर इन दोनों को आप इक्वल बता देंगे। इक्वल बताएंगे क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1/3 MnC/² बराबर हो जाएगा RT, है ना। 1/3 MnC/² बराबर RT। गतिज ऊर्जा निकालनी है, यहाँ पर शून्य ताप की व्याख्या करनी है। तो शून्य ताप तो यहाँ पर T आ ही रहा है, यानी परम शून्य ताप तो आ ही रहा है यहाँ पर के केल्विन पैमाना। तो इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से, MC/² बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 को इधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 3RT। n बटे में जाएगा तो ये बन जाएगा n। 1/2 का दोनों पक्षों में आप डिवाइडेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 MC/² बराबर 3/2 R/n t।
1/2 mc/स्क्वायर ये होता है गतिज ऊर्जा। ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है। तो ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर E बराबर 3/2 एज इट इज़ है। R/N जो है इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, यानी कि K हो गया, और पीछे टेम्परेचर एज इट इज़ हो गया। अब हमें बताना था परम शून्य की व्याख्या करनी थी। तो अब क्या क्या लिख दें? यदि K बराबर 0 हो तो इसको आप 3 दे दें। समीकरण 3 से क्या होगा? तो हो जाएगा E बराबर 3/2 K × 0। 0 का इंटू आप इसमें करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? E बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अतः परम शून्य वह ताप है जिस पर अणुओं की माध्य गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। माध्य गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। माध्य गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। तो हम यहाँ तक का सॉल्यूशन इसमें रखते हैं, और जो अभी तक हमने यहाँ पर डेरिवेशन या पर जो सॉल्यूशन मैंने किए हैं इनका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आगे जो भी डेरिवेशन इस प्रकार से होने वाले हैं, और ज़्यादातर जो फॉर्मूला लग रहा है वो यही लग रहा है, और इसी सूत्र से सारी वैल्यूज़ हमें प्राप्त करनी है।